यहाँ पर स्टार्ट करेंगे जो दिसंबर मंथ की करंट अफेयर्स है विजन आईएएस की, ठीक है। तो इसको यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखो जो भी नवंबर मंथ की थी, नवंबर मंथ की जो करंट अफेयर्स थी वहाँ पे मैंने आपका करीब 6 टॉपिक डिस्कस करा दी। तो वहाँ पे अभी आपका कल्चर का टॉपिक है जो, ठीक है, संस्कृति का वो बचा हुआ है, वो मैं आपको लास्ट टॉपिक को मैं करा दूंगा, ठीक है, जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा उनके लिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या दिसंबर की महीने स्टार्ट हो रही है, तो दिसंबर का जो टॉपिक पहला रहेगा आपका पॉलिटी, ठीक है। तो पॉलिटी का मैं यहाँ पे डिस्कस करा दूंगा। यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। देखो उससे पहले एक बात और कि जो आपका करंट अफेयर्स स्टार्ट होने वाला है PT 365 का, वो 17 फरवरी या 16 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है हिंदी मीडियम के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 15 फरवरी का इंग्लिश मीडियम और 23 फरवरी का हिंदी मीडियम। तो वहाँ से मैं आपको सब डिस्कस, जो भी टॉपिक रहेगा सब यहाँ पे डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो अपने टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे देखो जो टॉपिक हमारा था राज्य व्यवस्था पॉलिटी, इसमें पहला टॉपिक आपका ये राज्य व्यवस्था है, ठीक है। उस टाइप से डिस्कस करेंगे। जैसे थर्ड टॉपिक आपका आएगा अर्थव्यवस्था का, ठीक है। तो उसी टाइप से टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस कीजिए, जैसे यहाँ पर नंबर दिए हुए हैं उसी नंबर से। यहाँ पर जो पहला लिखा हुआ है आपराधिक कानून में सुधार से संबंधित अधिनियम, तो यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं, इस टॉपिक को देखते हैं क्या है। यहाँ से देखो इसमें पहला है आपराधिक कानून में सुधार संबंधित जो अधिनियम है उससे। ये देखो न्यूज़ में क्यों होता है, क्योंकि राष्ट्रपति ने देश की जो आपराधिक न्याय प्रणाली है उसके अमूल से सुधार हेतु 3 जो महत्वपूर्ण विधेयक थे उसको क्या है यहाँ पर मंजूरी दे दी थी, ठीक है। अब क्या यहाँ पर ये कानून बन चुके हैं, राइट। तो क्या है इसको देखते हैं। पहला यहाँ पर 3 नियम कौन कौन से हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह क्या 2023 हो गया, ठीक है। दंड जो प्रक्रिया है संहिता CRPC 1973, ये क्या होगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 हो गया, ठीक है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है आपका 1872, उसकी जगह ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हो गया। तो ये सब क्या आपको याद रखना है कि कौन कौन से चेंज हुए। आपको देखो क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे पूछ सकता है कि इनमें से हाल ही में अभी जो राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर कुछ 3 विधेयक थे उनको मंजूरी दी गई थी, ठीक है। उसमें से इनमें से कौन सा नहीं है, राइट। तो तीनों आपको पता होना चाहिए है, बाकी जो एक्स्ट्रा होगा वो आपको नहीं होगा, जो आपको कोई स्टेटमेंट देगा वहाँ, ठीक है। तो आपको याद रखना है 3 कौन से हैं, उसके अकॉर्डिंग आप पता कर पाएंगे कौन सा एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। ये बात हुई जो चेंज किए थे उसकी, ठीक है। उसके बाद क्या है, इन विधेयकों को, ठीक है, इन विधेयकों को पहली बार संसद के मानसून सत्र था उसके दौरान क्या है यहाँ पर अगस्त 2023 में पेश किया गया था। उसके बाद उन्हें गृह मंत्री जो मामले थे उसकी स्थायी समिति के पास यहाँ पर विचार के लिए भेजा गया था, ठीक है। हालांकि पहले विधेयकों को वापस ले लिया गया था। स्थायी समिति की कुछ सुझावों को शामिल करते हुए दिसंबर 2023 में नए विधेयक यहाँ पर पेश किए गए थे, राइट। देखो यहाँ पर इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, जैसे कि ये जो कानून था आपका, राइट, ये अंग्रेजों के टाइम पर क्या लागू किया गया था, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर क्या ज़्यादातर जो कुछ कारण थे उसमें जो कुछ मानदंड थे वो निर्धारित नहीं करते थे, जैसे कि किसी को दंड देना उसमें कम शामिल था, ठीक है, उसको नहीं दंड देता। तो सब यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर बताई गई आपको कि क्या क्या उस टाइम पे थे और क्या क्या आप इसकी वजह से नहीं कर पा रहे थे, राइट। अगला क्या है यहाँ पर देखो दोष सिद्ध दर हेतु यहाँ पर क्या लिखा है, जैसे कि दोष सिद्ध दर में वृद्धि हेतु, इसके लिए क्या है लगभग 50% मामले अभियुक्त या अपराधी दोष सिद्ध नहीं हो सकते थे। इस वजह से क्या और चेंज किया गया, क्योंकि उसमें पर्याप्त फॉरेंसिक जांच होती थी, ठीक है। पुलिसिंग जो संबंधित समस्या होती थी, कानून को लागू करने में शक्तिशाली जो व्यक्ति थे उसके प्रभाव थे। तो ये सब क्या है, इसकी वजह से ये कुछ जो रूल थे वो लागू नहीं हो पाते थे, राइट। अगला देखते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है हमारा भारतीय न्याय संहिता 2023। ये क्या है, ठीक है। भारतीय दंड संहिता IPC 1860 को भारतीय न्याय संहिता 2023 में प्रस्तापित किया गया, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। उनमें कौन कौन से, पहला कि आपको जो था न्याय संहिता 2023, इसमें क्या है, इसकी पृष्ठभूमि है ना, पृष्ठभूमि मतलब ये क्या है, आपको इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए क्या है, ठीक है। भारतीय दंड संहिता 1860 से पहले भारतीय दंडिक कानून से संसदीय चार्टरवाद अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के विनिमय हिंदू विधि मुस्लिम कानून थे, जो प्रथागत कानून थे आदि से संबंधित ये कानून यहाँ पर इसमें शामिल होते थे, ठीक है। पहला विधि आयोग यहाँ पर क्या है, पहला जो विधि आयोग था 1834 में लॉर्ड थॉमस जो बैबिंगटन मैकाले के दस्ता पर प्रथम भारतीय विधि आयोग यहाँ पर गठन किया गया था, ठीक है। इसका उद्देश्य कानूनों के आधुनिकीकरण करना और आधुनिक समाज को क्या औपनिवेशिक शासन के अधीन लाना, ये इसका टारगेट था। यहाँ से सेकंड पॉइंट है अपना, ठीक है। सेकंड पॉइंट में क्या है, इस आयोग ने 1837 में भारतीय दंड संहिता का एक मसौदा तैयार किया था। यह मसौदा ब्रिटिश कॉमन जो लॉ था उस पर आधारित था। इसमें उस समय भारतीय कानूनों को पूरी तरह से क्या अनदेखी की गई थी इसमें, राइट। अगला क्या है, 1857 के विद्रोह का प्रभाव इसमें कैसे पड़ा था। बाद में किए गए जो संशोधन 1857 के विद्रोह के कारण IPC को कानूनी रूप यहाँ पर जो कानूनी रूप था उसको देने में देरी हुई, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी है, आपको बता सकते हैं पॉइंट में, ठीक है। अगला क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, गौरतलब है कि विधि आयोग की कई रिपोर्ट्स में महिलाओं के खिलाफ अपराधों, खाद्य पदार्थ में मिलावट, मृत्युदंड आदि विषय पर यहाँ पर IPC में जो IPC था उसमें संशोधन करने की सिफारिश की गई थी, ठीक है। अगला यहाँ पर है भारतीय न्याय संहिता 2023 के मुख्य प्रावधान। क्या क्या मुख्य प्रावधान थे, एक तो पहला आपका सामुदायिक सेवा, ठीक है। महिलाओं के खिलाफ लैंगिक जो अपराध थे वो, ठीक है, कि यदि 18 साल से कम आयु की जो नाबालिग महिलाएं उससे सामूहिक बलात्कार किया जाता है, ऐसे में क्या कृत्य के लिए आजीवन कारावास का यहाँ पर दंड दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये बिल बन गया ऐसा, राइट। नेक्स्ट है राजद्रोह।
इस संहिता में राजद्रोह आईपीसी की धारा 124(1) से जुड़े प्रावधान को हटा दिया गया है। इसकी वजह ये निम्नलिखित हेतु दंड का प्रावधान करता है। ठीक है, अगला क्या है, अलगाववादी गतिविधियों में सशक्त विद्रोह जो आपका है, विध्वंसक गतिविधि को बढ़ावा देना या बढ़ावा देने का प्रयास करना, इस ठीक है, तो ये सब इनके प्रावधान करता है। ठीक है, अगला देखते हैं, भारत की संप्रभुता या एकता को अखंडता के बारे में खतरे में डालना। ठीक है, ये भी इसका पॉइंट्स आ जाएगा। देखो यहाँ पे जो पॉइंट्स लिखा है इसमें बोला है कि आप जानते हैं भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1870 की धारा 124(a) में राजद्रोह से संबंधित प्रावधान शामिल था। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कई स्वतंत्रता सेनानियों पर राजद्रोह का आरोप यहाँ पर लगाया गया था, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक 1897 और 1908 में। ठीक है, महात्मा गांधी 1922 में, जवाहरलाल नेहरू इनको। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो स्वतंत्रता के पश्चात इनमें से किन किन लोगों पर राजद्रोह का केस या राजद्रोह का आरोप यहाँ पर लगाया गया था, इनमें से कौन से हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, एक ये हुआ इसी लाइन से। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की जो 1870 की धारा 124(a) है, इसमें राजद्रोह को संबंधित प्रावधान शामिल है। ठीक है, आपसे बोल देगा राजद्रोह का सावधान इनमें से किस में शामिल है, आईपीसी की धारा 1870 124(a). ठीक है, या दे देगा कुछ भी, आप दे देगा राज दंड संहिता को कुछ भी आपको धारा दे देगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से बताना रहेगा कौन सा है, तो दोनों पॉइंट आपसे आपको एक एक आंसर दे जाएंगे, क्वेश्चन निकल जाएंगे। ठीक है, अगला है, यहाँ से देखो अगला यहाँ पे डिस्कस करते हैं, सेकंड टॉपिक है हमारा 1.1.2, इसको देखते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी को प्रस्तावित किया, ये भी मैं बता चुका हूँ, तो इसका थोड़ा सा यहाँ पर व्याख्या दी हुई है। ठीक है, जैसे कि भारत की जेल में सांख्यिकी जो है रिपोर्ट के अनुसार देश में विचाराधीन कैदियों की कुल संख्या 4.34 लाख है। ठीक है, विचाराधीन कैदियों की संख्या जेलों में बंद कुल कैदियों की संख्या का 75.8% है। ये भी आपको जो डाटा है याद रखना है। ठीक है, आंकड़ा क्या है 2021 की तुलना में 1.7% अधिक है। इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है ये पॉइंट। ठीक है, तो याद रखना है आपको। 11,000 से अधिक विचाराधीन कैदी 5 वर्ष से अधिक समय से अलग अलग जेलों में बंद हैं। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, यहाँ से उत्पत्ति दिया, सीआरपीसी को सर्वप्रथम ब्रिटिश काल के अधीन 1861 में अधिनियमित किया गया था। इसके बाद 1872 और 1882 में क्रमिक रूप से अधिनियमित नई संहिताओं द्वारा इसे प्रस्थापित किया गया था। ठीक है, आपसे बोलिएगा जो सीआरपीसी है सर्वप्रथम किस काल में आया था, ब्रिटिश काल में। ठीक है, ब्रिटिश काल में आया था, तो आपको याद रखना है। इसमें कई संशोधन किए गए। सबसे महत्वपूर्ण संशोधन 1898 और 1923 और 1955 में किए गए थे। बोलेगा कि जो आपका सीआरपीसी था उसमें कई संशोधन किए थे, जिसमें महत्वपूर्ण संशोधन इनमें से जो किए गए थे इनमें से कौन सा शामिल नहीं है, क्योंकि 3 महत्वपूर्ण संशोधन किए गए आपका 1898, 1923 और 1955। ठीक है, तो बोलेगा इनमें से कौन सा नहीं है, जो कौन सा नहीं जो सन है वो नहीं है जिसमें महत्वपूर्ण संशोधन नहीं किया गया। तो 3 तो होंगे, एक जो होगा बताएगा वो नहीं होगा उसमें से। ठीक है, तो आपको याद रखने, कोई सा भी दे सकता है वो। दंड संहिता प्रक्रिया सीआरपीसी 1973 में विधि आयोग ने अपनी जो 41वीं रिपोर्ट थी उसमें संहिता के व्यापक स्तर पर संशोधन करने की सिफारिश के लिए यहाँ पर इसके परिणामस्वरूप सीआरपीसी को 1973 में निर्माण किया गया था इसका। ठीक है, ये तो कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के मुख्य प्रावधान क्या क्या थे। जैसे कि पहली बार अपराध करने वाले व्यक्ति को उस अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम कारावास की अवधि 1/3 अवधि की हिरासत में बिता लिया जाता, उसे जमानत पर यहाँ पर रिहा कर दिया जाएगा। ये क्या था, उसकी जो पहली बार अपराध करने वाले कोई व्यक्ति था उसमें था ये। ठीक है, अगला क्या है, यदि किसी आरोपी व्यक्ति ने जांच सुनवाई के दौरान अपराध के लिए कारावास की अधिकतम अवधि को आधा हिस्सा हिरासत में बिता लिया है तो उसे न्यायालय के द्वारा जमानत रिहा कर दिया जाएगा। जैसे कि यह प्रावधान निम्नलिखित पर लागू नहीं होता है। कौन कौन से, जैसे कि आपका मृत्युदंड, आजीवन कारावास की सजा वाले अपराध। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जिनके खिलाफ एक से अधिक अपराध है वो ये सब क्या है, इसमें आप ये इसके लिए आप ये लागू नहीं होंगे। ठीक है, अगला देखते हैं, जैसे मेडिकल जांच थी, ठीक है, फॉरेंसिक जांच थी, हस्ताक्षर उंगलियों के छाप हैं, कार्रवाई के समय, तो ये सब इसमें मान्य होंगे। अगला देखते हैं, अगला आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ये भी आपका चेंज हुआ है। ये किससे चेंज हुआ है, ये आपका चेंज हुआ है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हुआ है 1872 की जगह इसको प्रस्तावित किया है। ठीक है, इसमें क्या था, देखो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 अधिनियम किया गया था। इसका उद्देश्य साक्ष्यों से संबंधित जो कानून था उसको समेकित करना। ठीक है, इन साक्ष्यों के आधार पर ही न्यायालय किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है और इसके निर्णय सुनाता है। ठीक है, इसमें क्या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को स्वीकारता प्रदान करने के लिए किया गया था। वर्ष 2023 में भी बलात्कार मामले में सहमति संबंधित जो प्रावधान था उसको जोड़ने के लिए संशोधन यहाँ पर इसमें किए गए थे। इसमें प्राथमिक मुद्दा क्या था, इसका प्राथमिक मुद्दा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 पिछले कुछ दशकों के दौरान देश में हुई जो प्रौद्योगिकी उन्नति थे उसके अनुरूप नहीं है। ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के मुख्य प्रावधान क्या क्या थे, यहाँ पर देखो उसकी जो मुख्य प्रावधान है वो देख लेते हैं। जैसे कि आपका पहला यहाँ पर है, साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड की स्वीकारता। ठीक है, दूसरा क्या है, जिनके दस्तावेजी साक्ष्य होना चाहिए, मौखिक साक्ष्य होना चाहिए, संयुक्त यहाँ पर सुनवाई हो। ठीक है, तो ये सब क्या है, इसके जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कुछ प्रावधान यहाँ पर हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए क्या क्या प्रावधान है। यहाँ से देखो 1.2 नंबर टॉपिक है, अब भारत में अपराध रिपोर्ट। ठीक है, इसको देखते हैं। अपराध रिपोर्ट ब्यूरो जो है 2022 ने भारत में अपराध घटनाओं की वार्षिक रिपोर्ट क्या जारी की है, इस वजह से क्या न्यूज़ में आया है। ठीक है, इसमें एनसीआरबी के बारे में देखते हैं। दंड संहिता जो आपका है आईपीसी, इसमें विशेष स्थानीय जो कानून है, राइट,
इसकी स्थापना 1886 में केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत यहाँ पर की गई थी। इसे टंडन समिति और राष्ट्रीय पुलिस आयोग जो 1977 से 1991 की जो सिफारिश है उसके आधार पर स्थापित किया गया था। ठीक है, ये आप देख सकते हैं जो पॉइंट लिखे हैं। ठीक है, अगला क्या, कार्य और जिम्मेदारी। इनकी कार्य क्या थे और उनकी जिम्मेदारियाँ क्या क्या थी, जैसे कि इनके ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। ठीक है, तो ये देखो पॉइंट जो है आप अपने आप से याद भी कर सकते हैं। ठीक है, इनसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मैं अगला यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करता हूँ। क्या टॉपिक है इसका, इसमें देखो इस रिपोर्ट के बारे में जैसा कि यहाँ बोल रहा है, इस रिपोर्ट में अपराध में आंकड़ों का संकलन होता है। रिपोर्ट की जो है आप यहाँ पे अपराध की जो आंकड़े होते हैं उसका संकलन होता है। ठीक है, ये रिपोर्ट दर्ज किए गए जो मामले हैं अपराधों की संख्या में कुल व्यापक बदलाव के लिए विस्तृत जो संकलन प्रस्तुत करती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार एनसीआरबी की गणना जो अपराध गणना इसके लिए प्रिंसिपल ऑफेंस रूल का पालन करता है। ठीक है, आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेगा जो प्रिंसिपल ऑफेंस रूल है ये किससे संबंधित है। ठीक है, सीधे से क्वेश्चन यहाँ से पूछाएगा। तो आपको क्या बताना है कि जो आपका जो एनसीआरबी की जो अपराध की गणना है इसके द्वारा यहाँ पर पालन करती है इसका। ठीक है, तो इससे संबंधित होता है। अगला है, इसकी देखो कुछ श्रेणी है, जैसे कि 2022 की प्रथम जो रिपोर्ट थी उसके जो 2022 की रिपोर्ट के मुख्य परिणाम क्या क्या थे, 21 की तुलना में कैसे यहाँ पर क्या था, कितना घटा है, कितनी गिरावट दर्ज की गई। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये पॉइंट दिए हुए हैं इसके जो रिपोर्ट एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है इसमें इसके पॉइंट दिए हैं। ठीक है, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है ये जो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछता है महिलाओं के खिलाफ। ठीक है, यहाँ से जैसे 2022 में महिलाओं के खिलाफ 4.45 लाख से अधिक अपराध दर्ज किए गए, जिसमें से 4% की वृद्धि हुई है। आपको याद रखना, जैसे पूछ लेगा कि अभी एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आई है उसमें महिलाओं के जो खिलाफ अपराध है उसमें 5% से कम की वृद्धि हुई है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा। तो क्या 5% से कम वृद्धि, एकदम सही है क्योंकि 5 से कम है। ऐसे ही बोल सकता है कि 5% से अधिक वृद्धि की गई, तो भी आपको बताना तो गलत होगा। 5 से अधिक नहीं है, 5 से कम है, 4 आपको दे देगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ऐसे याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है। देखो क्वेश्चन इतना घुमा के पूछता है कि आप वहाँ से सोच नहीं सकते। जैसे कि आप अभी कुछ क्वेश्चन देगा, एक मैंने क्वेश्चन भी सॉल्व किया हुआ था, उसमें था मैंने शायद क्वेश्चन कराया भी हुआ था वो, तो उसमें जो लोकसभा किसके प्रति लोकसभा किसके प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, मंत्री परिषद होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो वहाँ पे पूछा था लोक मंत्री परिषद जो होती है किसके सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, इतना यहाँ पे घुमा। अगर किसी को नहीं पता होगा कि निचला सदन आपका लोकसभा है या ऊंचा सदन राज्यसभा है तो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इतना यहाँ पे कोशिश करते हैं घुमाने की क्वेश्चन। ठीक है, अगर नहीं आप जो पेपर यूपीएससी का सॉल्व किए हैं 2-3 सालों का विचार जो देखेंगे तो क्वेश्चन आप सॉल्व भी नहीं कर सकते, इतना घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चन भी देखो ये मैं करा रहा हूँ। ठीक है, आप क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं जो पिछले प्रीवियस क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या क्या श्रेणी है, श्रेणियों को भी दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद बच्चों के खिलाफ अपराध, देखो जो हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक आपका महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होता है, एक बच्चों के खिलाफ अपराध होता है। ठीक है, ये जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको यहाँ से अच्छे से पता होना चाहिए। राइट, अगला है और जो SC ST के खिलाफ अपराध हैं। ठीक है, एक ये भी आप शामिल कर लेंगे इसमें। इनमें क्या वृद्धि दर्ज की गई, लेकिन इसका कोई यहाँ पे आंकड़ा नहीं दिया है कितने परसेंटेज है कितना कुछ है। राइट, यहाँ से देखो पर्यावरण संबंधित अपराध है, आपसे पूछ लेगा जो एनसीआरबी है किस किस के डाटा निकालता है, किस किस के डाटा निकालता है, किस किस के अपराध के डाटा निकालता है। ठीक है, तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन वो भी पूछ सकता है। तो आपकी क्या है, महिलाओं के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ। ठीक है, SC ST उनके खिलाफ। राइट, पर्यावरण संबंधित अपराध वो भी, तो इसे भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अगला है 1.3 नंबर टॉपिक, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023। ठीक है, इसको देखते हैं। यहाँ पे है देखो यहाँ पर बोला है अनूप बर्नवाल। ठीक है, अनूप बर्नवाल बनाम भारत संघवाद 2023, इसके बारे में क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त का चयन भारत के प्रधानमंत्री संसद के जो विपक्ष नेता हैं उसके भारत के मुख्य न्यायाधीश से मिलकर समिति के द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, तो इस निर्णय में कहा गया था कि समिति चुनाव आयोग से संबंधित नियुक्तियां मामले राष्ट्रपति को सिफारिश करेंगी और ये सलाह देंगी जब तक कि इस संसद के विषय में कोई कानून नहीं बन जाएगा। राइट, तो एक तो समझने वाली बात थी क्या बोल रहा था। इसमें चयन समिति क्या है, कौन कौन चयन करता है इनका, ये तो आपको पता होगा कौन कौन चयन करता है। राइट, अगला देखते हैं खोज समिति, ये क्या है, ये समिति CEC। ठीक है, CEC मतलब आपका चीफ इलेक्शन जो कमीशन होता है, ये अन्य इलेक्शन कमीशन के रूप में यहाँ पर इसमें चयन समिति उसके विचार है तो 5 व्यक्तियों को नामों की एक सूची तैयार करता है। इस समिति में अध्यक्षता कानून और न्याय मंत्री द्वारा यहाँ पर की जाएगी। इसमें 2 अन्य सदस्य होंगे जो केंद्र सरकार और सचिव स्तर के रैंक से नीचे नहीं होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से देखो जो CEC है, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमीशन है, इसके लिए अन्य लोगों के लिए इसकी मान्यता या मानदंड पात्रता क्या होनी चाहिए। निम्नलिखित पात्रता मानदंड जैसे कि एक व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो भारत सरकार के सचिव के पद पर समकक्ष रैंक हो या उस पे पद पर रह चुका हो। ठीक है, अगला वह ईमानदार होना चाहिए, साथ ही उसे चुनाव के जो प्रबंधन है उसके संचालन जो है उसका ज्ञान यहाँ पर पता ज्ञान होना चाहिए उसका। राइट, वेतन इसकी क्या होगी, वेतन जो होगा इसका CEC जो चीफ इलेक्शन कमीशन और अन्य जो आपके इलेक्शन कमीशन होते हैं उसके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन के समान यहाँ पे इसको दिया जाएगा। ठीक है, इसका पद 6 वर्ष और 65 वर्ष होता है। ये सब तो आपको सब बातें पता है। ठीक है, यहाँ से देखते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में। संविधान के अनुच्छेद 324, ठीक है, 324 के तहत भारतीय निर्वाचन आयोग ECI एक स्वयं संवैधानिक प्राधिकरण है। ठीक है,
आपसे बोल देगा कि ईसीआई जो है यह एक संवैधिक प्राधिकरण है। तो क्या है? संवैधानिक है, आपको याद रखना है, क्योंकि इसका आर्टिकल है। जो संवैधानिक होता है उसका आर्टिकल होता है, जो संवैधिक होता है वो किसी अधिनियम के तहत होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। ये भारत में संघ और राज्य चुनाव जो प्रक्रिया उसके प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, ये देश में राज्यसभा, लोकसभा, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का आयोजन करता है, उसका संचालन करता है। आपसे बोल देगा कि जो ग्राम प्रधान के जो चुनाव होते हैं, ठीक है, गांव में जो चुनाव होते हैं ग्राम प्रधान के, तो वो सब भी यहाँ पर जो इसके द्वारा किया जाता है। आपसे स्टेटमेंट में देगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, तो वो नहीं करता है। ठीक है, जो भी करता है वहाँ पे ये दिए हुए हैं कौन कौन से, मैंने आपको चारों बताया। राइट, इनकी नियुक्ति के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या है? अनुच्छेद 324(2) के तहत भारत के राष्ट्रपति जो आपका सीईसी होता है, इसके अन्य नियुक्ति की यहाँ पर शक्ति प्राप्त होती है। 324(2) के तहत जो राष्ट्रपति है इसको समय समय पर इसकी संख्या में तय करने की शक्ति भी इसको प्रदान की गई है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो ब्लू से दिया इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। अगला है, देखो यहाँ पे खोज समिति की भूमिका को सीमित करना। इसमें बोला है इस अधिनियम में ये प्रावधान किया गया कि चयन समिति खोज समिति द्वारा सुझाए गए जो नाम है उस पर विचार किए बिना जो सीईसी है उसके रूप में भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है। ठीक है, जो पात्रता मानदंड ये क्या है? इसको सीमित करना। ठीक है, और ये तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट खास नहीं है। ये देखो अगला है, आगे की राज्य इसमें दिया हुआ है चयन समिति की जो इसको संतुलित संरचना। ठीक है, इसमें क्या है? गोस्वामी समिति 1990 और 255 में जो विधि आयोग इसकी रिपोर्ट सिफारिश यहाँ पर की थी कि अपर सीईसी जो होगा उसके चुनने के लिए अन्य समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा, विपक्ष का नेता और जो भारत का प्रधान या मुख्य न्यायाधीश होता है उसमें शामिल होना चाहिए। ठीक है, ये क्या था? जो आपकी रिपोर्ट थी गोस्वामी समिति उसने यहाँ पर दी थी। ठीक है, सेवानिवृत्त के बाद जो गोस्वामी समिति 1990 में ये सिफारिश की थी कि सेवानिवृत्त के बाद सीईसी और राज्यपाल को पद सहित सरकार के किसी भी पद के लिए यहाँ पर पात्र नहीं होना चाहिए। देखो ये तो आपने पढ़ा होगा कि ये लोग इसके पात्र नहीं होते हैं, लेकिन किसकी सिफारिश पर, किस समिति ने कहा था ये? आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला है, ईसीआई ने सभी सदस्यों को समान संवैधानिक जो सुरक्षा है यहाँ पर 255 के जो विधि आयोग उसकी रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर इसको पद से हटाने की प्रक्रिया को यहाँ पर बताया था। ठीक है, 324 अनुच्छेद उसके 5 के तहत। ठीक है, अगला है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आपका प्रेस और पत्रिका जो पंजीकरण है अधिनियम 2023 उसके बारे में। ठीक है, यहाँ से न्यूज़ में क्यों है? देखो नए कानून की आवश्यकता क्यों थी इसकी? इसमें क्या पुराने कानून पंजीकरण कराने की प्रक्रिया बोझिल और जटिल थी। ठीक है, पुराने कानून के कार्यान्वयन के लिए स्तर पर देरी और अन्य भाषाएं मौजूद थी। इसमें पीआरबी कानून जो मीडिया बदलते स्वरूप का गवर्नेंस तरीके से अनुरूप था। तो ये सब क्या है? इसके जो नए कानून लाने के कारण थे, क्यों नए कानून यहाँ पर लाए गए हैं। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा प्रीलिम्स के लिए सिर्फ मैं उसको डिस्कस करते जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो पहला दिया है प्रेस सेंसरशिप अधिनियम 1799। ये अधिनियम लॉर्ड वेलेजली के कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था। ठीक है, आपको पहली बात तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ही है, आपको जो मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेट करके क्वेश्चन पूछेगा करंट का। ठीक है, करंट का क्वेश्चन है लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेट करके पूछेगा कि आपसे पूछेगा जो लॉर्ड वेलेजली हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको विचार करना है। 3 स्टेटमेंट दे देगा, पहला एक स्टेटमेंट कुछ भी देगा, दूसरा यहाँ से दे देगा। ठीक है, इसके द्वारा यहाँ पर ये पारित किया गया था। भारत में जो प्रभावित फ्रांसीसी लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इसे वापस ले लिया था। ठीक है, तो इसके बारे में आपसे पूछेगा यहाँ। राइट, तो आपको ये पता होना चाहिए जो करंट से रिलेट करके क्वेश्चन है वो। जैसा कि एक यहाँ पर मॉडर्न का क्वेश्चन और बन सकता है कि यहाँ पे बोले इस अधिनियम के कारण राजा राम मोहन राय को अपने समाचार पत्र मिरात उल अखबार का प्रकाशन बंद करना पड़ा था। किसी कारण लाइसेंसिंग जो आपका विनियमन अध्यादेश 1823 था उसके कारण। ठीक है, आपसे बोलेगा देखो राजा राम मोहन राय यहाँ पर न्यूज़ में आए तो आपसे क्वेश्चन उठाएगा राजा राम मोहन के बारे में आपको विचार करना है। ठीक है, 3-4 बातें आपको देगा। यहाँ से क्वेश्चन लॉर्ड वेलेजली के बारे में पूछ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन आपको लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में पूछ सकता है। तीनों यहाँ पे न्यूज़ में आए मॉडर्न हिस्ट्री से। ठीक है, अगला है, यहाँ से देखो 3-4 क्वेश्चन बन गए, बस उतना ही एक टॉपिक से बन जाए बहुत अच्छा उतना ही कि हाँ चलो आपको ये चीज़ समझ आ गई कि क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है, अगला यहाँ से देखो है प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम। ये अधिनियम वाइसराय लॉर्ड जॉन लॉरेंस के कार्यकाल में पारित किया गया। जॉन लॉरेंस भी देखो यहाँ पर क्या न्यूज़ में आ गए। ठीक है, अगला क्या है, देखो यहाँ से जैसे जॉन लॉरेंस न्यूज़ में आए वाइसराय थे तो आपसे बोल देगा इन वाइसराय में कौन से जो हैं भी हमारे प्रेस पुस्तक जो पंजीकरण अधिनियम उससे संबंधित हैं। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ये देखो जो अधिनियम है आपको एक बार पढ़ लेना कि क्या है। ठीक है, पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। इसमें क्या समाचार पत्र और पत्रिका को पुस्तक के पंजीकरण जो प्रावधान उससे संबंधित था, ये वैज्ञानिक जो अकादमिक जर्नल था शामिल उसमें नहीं होते थे। ठीक है, तो ये आपको एक बार रीड कर लेना है। राइट, इतना इंपॉर्टेंट खास सुनिए, बस एक बात आपको पता होनी चाहिए कि क्या पीआरबी के अधिनियम में था और क्या पीआरपी के अधिनियम में था। ठीक है, अगला यहाँ से अगला हमारे टॉपिक होगा दूरसंचार अधिनियम। ठीक है, इसको देखते हैं 2023। ये क्या है? दूरसंचार विधेयक 2023 को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। ये क्या है? अब एक अधिनियम बन चुका है। इस विधेयक को 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम में इसको परिवर्तन किया गया इसका। ठीक है, ये क्या इस अधिनियम में दूरसंचार से संबंधित गतिविधि को विनिमय करने पर केंद्रित है। साथ ही ये दूरसंचार क्षेत्र के लिए एक नया कानूनी ढांचा भी लाएगा। राइट, भारतीय जो आपका टेलीग्राफ अधिनियम 1885, भारतीय जो वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम
1923 और आपका ताड़ना संबंधी जो है गैर कानूनी है अधिनियम, उसका यहाँ पे स्थान इसने ले लिया है। ठीक है, इस अधिनियम के माध्यम से दूरसंचार विनियामक जो प्राधिकरण TRAI अधिनियम 1997 के भी संशोधन यहाँ पर किए गए हैं। टॉपिक पे आते हैं। देखो कब कब यहाँ पे चेंज किया गया, 1850, 1885, 1933, 1997, 2000, ये सब क्या है, इसके जो विनियमन थे वो यहाँ पर इसके विनियमन किए गए थे। राइट, नए अधिनियम किए गए मुख्य प्रावधान क्या क्या है, जैसे कि इसमें देखो मुख्य प्रावधान था, जैसे कि यहाँ पर दिया है राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रक्षा, आपदा प्रबंधन, पूर्व मौसम की जो संबंधी पूर्वानुमान है वो, परिवहन, उपग्रह सेवाएं। ठीक है, ये सब यहाँ पर क्या है, इसके दूरसंचार के अधिनियम के जो कुछ उद्देश्य हैं ये। राइट, देखो जो TRAI है इसकी नियुक्तियाँ क्या होती हैं, ये अध्यक्ष और सदस्यों के लिए कुछ पात्रता मानदंड, जैसे कि अध्यक्ष के रूप में सेवा करने के लिए कम से कम 30 वर्ष का पेशेवर अनुभव होना चाहिए। ठीक है, सदस्यों के रूप में सेवा के लिए कम से कम 25 वर्ष का पेशेवर अनुभव होना चाहिए। ये बात आपको पता होना चाहिए जो आपके ट्राई की नियुक्तियाँ TRAI उसकी। ठीक है, जो आपका टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया होती है उसके द्वारा में दिया हुआ है। अगला देखते हैं। यहाँ पे कुछ और इतना नहीं है खास। यहाँ पे देखो अगला है 1.6 अनुच्छेद 370 का निरसन। ठीक है, ये इसको हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने जो सर्वसम्मति अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। गौरतलब है कि 2019 में केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य की स्थिति से यहाँ पर समाप्त कर दिया था। ठीक है, इस वजह से क्या न्यूज़ में था, तो देखते हैं इसको। यहाँ पे देखो 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने संविधान जम्मू कश्मीर पर लागू जो आदेश था वो क्या है, इस पर आदेश जारी किया था। इस आदेश में कहा गया था कि भारतीय संविधान के प्रावधान बिना किसी अपवाद जम्मू कश्मीर राज्यों में भी लागू होंगे। ठीक है, इसके साथ ही क्या जो आर्टिकल 35 था वो भी आपका स्वतः समाप्त हो गया था। ठीक है, जैसे देखो कुछ पॉइंट दिए हैं, जैसे कि 370 के ऐतिहासिक परिदृश्य हैं, क्या क्या परिदृश्य ऐतिहासिक थे वो आप एक बार रीड कर लेंगे इनको। ठीक है, तो रीड करने से आपको समझ आ जाएंगे कि क्या है। राइट, जो इंपॉर्टेंट मुद्दे रहेंगे वो मैं आपको यहाँ से डिस्कस कर दे रहा हूँ। जैसे कि आपका देखो यहाँ पे बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते समय युवराज करण सिंह, ठीक है, महाराजा सिंह जो थे उसको उत्तराधिकारी घोषणा के आधार पर इसको मुख्य माना था। ठीक है, भारतीय संविधान में प्रावधान ही जम्मू कश्मीर और भारतीय गणराज्य के बीच संबंधों को यहाँ नियंत्रण करेंगे। साथ ही जो भारत के संविधान थे उसके अनुच्छेद 1 और 370 के अलावा, ठीक है, 1 और 370 का जम्मू कश्मीर के संविधान की धारा 3 में भी हवाला यहाँ पर दिया था। ठीक है, संविधान की धारा 3 में कहा गया कि जो जम्मू कश्मीर है भारतीय संघ की अभिन्न अंग रहेगा। ठीक है और रहेगा। राइट, अगला देखते हैं। कोर्ट ने माना कि जम्मू कश्मीर संविधान सभा का भंग होना अनुच्छेद 370 को निरसन करने की राष्ट्रपति की शक्तियों को सीमित नहीं कर सकता है। राइट, यहाँ पे देखो अगला दिया विधानसभा के लिए चुनाव। शीर्ष अदालत ने भारत के निर्वाचन आयोग 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने का यहाँ पर निर्देश दिया है। ठीक है, जिस वजह से थोड़ा सा न्यूज़ में आ रहा है ये। राइट, और कुछ खास इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है। देखो कुछ जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ अनुच्छेद 370 को निरसन करने के क्या क्या प्रभाव पड़े हैं वो। ठीक है, एक जो न्यूज़ में आया कि इसका इलेक्शन होगा 30 सितंबर तक, वो भी थोड़ा सा न्यूज़ में आ गया। राइट, सुप्रीम कोर्ट ने SR बोम्मई मामले में अपने फैसले भी दोहराया था, किसमें कहा था कि राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति कार्रवाई के लिए न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती है। ठीक है, तो कुछ बातें आप एक बार यहाँ से रीड कर लेंगे, बाकी कुछ इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। विधि निर्माताओं का निष्कासन, इसको देखते हैं। जैसे देखो लोकसभा आचार जो इसकी समिति रिपोर्ट में सांसद और अनैतिक आचरण और सदन की जो अवमानना है उसको दोषी पाया गया था। इसमें सदन की जो समिति थी उसकी सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया था। इसके बाद सदन में संसद के सदस्य को निष्कासन के समर्थन में लाए गए जो प्रस्ताव थे उसको ध्वनिमत यहाँ पर पारित कर दिया गया था। ठीक है, इसके बारे में क्या देखो नोट, लोकसभा की जो आचार समिति है वह विधि निर्माताओं की नैतिकता के बारे में और अधिक जानकारी के लिए कृपया जो विजन की मानसिक यहाँ पे देखो उसके बारे में दिखा कि जो विजन की मासिक जो आपकी समसामयिकी आती है अक्टूबर 2023 उसमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिखाया गया था। तो आप यहाँ पे अगर होगी मैगजीन तो देख सकते हैं या डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर मिल जाएगा आपको, क्योंकि उस टाइम का टॉपिक है, उस टाइम का टॉपिक है और न्यूज़ में काफ़ी था, तो यहाँ पे इसमें उन्होंने थोड़ा सा दिखा दिया है। तो बाकी आपको नवंबर के मैगजीन में कवर हो गया होगा वो। राइट, अगला ऐसा टॉपिक है क्योंकि नवंबर का ये पूरा टॉपिक यहाँ पर दिया था वो राष्ट्रीय कैडेट स्कोर। ठीक है, राष्ट्रीय कैडेट स्कोर देखो आपको यहाँ से मैं इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ कि आप सोच रहे हो कि इतना टॉपिक छोड़ दिए, वो सब आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं रह जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट काफ़ी हैं वो मैं उसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जो मंथली मैगजीन है उसकी। ठीक है, उसके बाद जो करंट अफेयर्स रहेंगे बाद में मैं लास्ट टाइम, जैसे कि अभी टॉपिक फर्स्ट चल रहा है यहाँ पे तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं है अभी, सेकंड जब टॉपिक डिस्कस करूँगा वहाँ पे आपको फर्स्ट वाला प्लस दूसरा तीसरा जो टॉपिक है उसके एक साथ मिला के मैं करंट अफेयर्स क्वेश्चन को डिस्कस कर दूँगा पूरा। ठीक है, इसी मैगजीन से जितने बनते हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर ये क्या है?
एनसीसी के बारे में, ठीक है। इसकी क्या है, अभी 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है, ठीक है। देखो एनसीसी का गठन 1948 में राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम जो था उसके तहत यहाँ पर किया गया था। इससे पहले पंडित एच.एन. कुंजरू की अध्यक्षता वाली एक समिति ने राष्ट्रीय स्तर पर स्कूलों के कॉलेज में एक कैडेट जो संगठनों से स्थापित करने की सिफारिश की थी, ठीक है। राष्ट्रीय कैडेट कोर ये क्या है, एनसीसी के बारे में, ठीक है। इसकी क्या है, अभी 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है, ठीक है। देखो एनसीसी का गठन 1948 में राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम जो था उसके तहत यहाँ पर किया गया था। इससे पहले पंडित एच.एन. कुंजरू की अध्यक्षता वाली एक समिति ने राष्ट्रीय स्तर पर स्कूलों के कॉलेज में एक कैडेट जो संगठनों से स्थापित करने की सिफारिश की थी, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, जीवन के सभी क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान करने वाले राष्ट्रीय सेवा के लिए हमें हमेशा उपलब्ध रहने के लिए संगठित प्रशिक्षित जो सहायक युवा हैं उनका संगठन तैयार करना, ठीक है। इनका उद्देश्य ये सब होते हैं। अगला क्या है, ये एक त्रिसेवा संगठन है, त्रिसेवा संगठन है जिसमें थल सेना, नौसेना और एयर विंग शामिल होती हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट है। मुख्यालय क्या है, नई दिल्ली में। एनसीसी निदेशालय, राज्य स्तर पर एनसीसी को 17 निदेशालयों में विभाजित किया गया। ये निदेशालय एक राज्य या राज्य द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के समूह को कवर कर सकते हैं, ठीक है। एनसीसी कार्यक्रम की जो प्रकृति होती है क्या होती है, स्वैच्छिक होती है वो, ठीक है। छात्रों पर सैन्य सेवा के लिए कोई यहाँ पर दायित्व इसमें नहीं होता है। एनसीसी की अवधि आधार पर छात्रों को 3 प्रकार के प्रमाण पत्र यहाँ पर प्रदान किए जाते हैं, जैसे कि आपका युद्ध के दौरान सहायता, सामाजिक सेवा, ठीक है। सामाजिक सेवा में जैसे कि आपका रक्तदान करना, ठीक है, पोलियो अभियान में भाग लेना, राइट। तो ये सब में बचाव जो राहत है उसमें कार्य करना, राइट। भूकंप जैसे चक्रवात आया तो उसमें क्या इनका इस पहले से यहाँ पर आप पहुँच के सहायता अपने प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी यहाँ पर दिखाया था। एनसीसी बनाम राष्ट्रीय सेवा योजना जो आपका है एनएस, ये क्या है, देखो ये दोनों ही क्या है, स्वीकृत जो आपकी स्वैच्छिक प्रकृति की होती हैं। फिर भी क्या इनमें कुछ अंतर मौजूद, जैसे कि क्या क्या अंतर है आपका एनएसएस और आपका एनसीसी में, राइट। जैसे कि देखो ये क्या है, ये रक्षा मंत्रालय का अधीन आता है, ये क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला क्या है, ये इसका लक्ष्य होता है कि सेवा और करियर के निस्वार्थ युवा को नेतृत्व को बढ़ाना। इसका क्या सामुदायिक माध्यम से विद्यार्थी जो उनका जो विकास है उसको बढ़ावा देना, ठीक है। ये क्या है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ये क्या है, इस राष्ट्रीय कैडेट अधिनियम 1948 के तहत संसद का अधिनियम जो है उसके तहत यहाँ पर गठित किया गया था, ठीक है। एनसीसी कैडेट्स के लिए वर्दी अनिवार्य होती है, जो एनएसएस होता है उनके लिए कोई वर्दी यहाँ पर निर्धारित नहीं होती है, ठीक है। एनसीसी जो कैंडिडेट्स होते हैं ये बता दिया मैंने। जूनियर डिवीजन विंग स्कूल छात्र 13 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग इसमें आ सकते हैं। इसमें क्या 11वीं और 12वीं के छात्र ही सिर्फ यहाँ पर आ सकते हैं इसमें, ठीक है। अगला है हमारा संक्षिप्त सुर्खियों में रही कुछ न्यूज़ है उसको देख लेते हैं। 1.9 में लोकायुक्त क्या है, ये महाराष्ट्र विधान परिषद में महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित किया था। इसमें महाराष्ट्र लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम यहाँ पर इसको एडजस्ट किया था, इस वजह से क्या न्यूज़ में था ये, ठीक है। ये पहला इसमें जो राज्य था महाराष्ट्र, इसके बाद ओडिशा ने ऐसा किया था, ठीक है। तो 2 बात आपको यहाँ से पता होना चाहिए। अगला, लोक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार आरोपों की जांच करना, ठीक है। इसकी स्थापना स्वीडिश जो संसदीय ओम्बड्स है उसकी तर्ज पर की गई थी, राइट। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 संघ स्तर पर लोकपाल तथा राज्य स्तर पर लोकायुक्त के पद का यहाँ पर प्रदान करता है, ठीक है। अगला है अमेरिका और भारत में महाभियोग है। महाभियोग प्रक्रिया उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, किन किन पर महाभियोग लगा सकता है। ये आपको जो सिंपल सी बात है, जो आपका पॉलिटिकल टॉपिक रहता है वहाँ पे क्वेश्चन दिया होता है, किन किन पर महाभियोग लगा सकते हैं भारत में और संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर बताए गए हैं। अगला है यहाँ से जम्मू कश्मीर के लिए 2 विधेयकों को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली है, इसको देखते हैं क्या है। जम्मू कश्मीर जो आरक्षण संशोधन अधिनियम है, इसके तहत जम्मू कश्मीर आरक्षण 2024 में संशोधन किया जाएगा। यह अधिनियम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक शैक्षिक जो रूप है उसके पिछड़े वर्ग से सदस्य को नौकरी के व्यवसाय के रूप में यहाँ पर इसको प्रदान करता है इसका, ठीक है। इस अधिनियम के कमजोर जो वंचित वर्ग है इसकी परिभाषा को भी यहाँ पर हटा दिया गया। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन जो संशोधन अधिनियम 2023, ये जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन करेगा, ठीक है। कुछ इसमें जो बातें हैं उसमें यहाँ पर संशोधन करेगा, राइट। यहाँ पर देखो इसमें कुछ उपबंध हैं, जैसे कि आपका इसके तहत जम्मू कश्मीर विधानसभा की सीटों की कुल संख्या 107 से बढ़ाकर 114 कर दी गई है, राइट। ये पता होना चाहिए। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार पाक अधिकृत कश्मीर को अपने कब्जे में ले जाने के विधानसभा की 24 सीटें खाली रहेंगी, राइट। इसके लिए वर्तमान विधानसभा की कुल 83 सीटें, जिसमें संविधान संशोधन जरिए बढ़ाकर 90 किया गया इनको, ठीक है। अनुसूचित जाति के लिए 7 सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीटें यहाँ पर आरक्षित की गई हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद करना है आपको। विधानसभा के उपराज्यपाल द्वारा सदस्यों के नाम निर्देशन यहाँ पर जारी कर, जैसे कश्मीरी प्रवासी समुदाय से 2 वर्षों से अधिक नाम निर्देशन यहाँ पर उनका किया जाएगा, उसमें से एक सदस्य यहाँ पर महिला होगी, ठीक है। अगला, इस अधिनियम के तहत जो आपका है SCBS का, इसमें देखो जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र हैं
इसमें रहने वाले लोग सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग घोषित किया गया। ठीक है, वास्तविक नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सटे जो क्षेत्र हैं उसमें रहने वाले लोग, ऐसे लोग जिन्हें अधिसूचना के तहत कमजोर और वंचित वर्ग के सामूहिक जातियों से यहाँ पर बताया गया है। तो ये क्या है, इसके तहत कुछ जो लोग शामिल किए जाएंगे। ठीक है, अगला आपका डाकघर विधेयक जो अधिनियम है 2023, ये क्या है, राष्ट्रपति ने डाकघर को और बेहतर बनाने के लिए डाकघर जो विधेयक इसको मंजूरी यहाँ पर प्रदान की है। अब कानून ये क्या है, कानून बन चुका है। ठीक है, डाकघर विधेयक 2023 कानून बनने के बाद भारतीय डाकघर अधिनियम, इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट IPOA 1898 का स्थान लेगा। ठीक है, या इसमें मर्ज हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, लॉर्ड वाइसराय जो आपके थे, कौन, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के कार्यकाल 1894 से 1899, ये भी यहाँ पे न्यूज़ में आ गया, तो इनके बारे में भी आपको हिस्ट्री जाके पता करना पड़ेगा। ठीक है, अगला है इसमें और कुछ नहीं इसमें इंपॉर्टेंट है। देखो जो भी मैंने आपको हिस्ट्री से रिलेटेड इसमें बताया, मॉडर्न हिस्ट्री से, वो जितने के भी नाम बताए वो सब आपको यहाँ से एक बार देख लेना है, क्योंकि न्यूज़ में हो जाते हैं वो, राइट, वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। पर जैसे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं उसकी योजना, राइट, और ये है आपका, जैसे कि इनका देखो फास्ट ट्रैक योजना, इसमें क्या बताया था कि योजना 31 मार्च 2026 तक जारी रखने को मंजूरी दी, इस वजह से क्या न्यूज़ में आया था ये, राइट। यहाँ पर क्या है, ग्राम मानचित्र, पंचायती राज मंत्रालय ने जो पंचायत है उसमें स्थानीय योजना को सुविधाजनक बनाने के लिए ग्राम मानचित्र को यहाँ पर बढ़ावा दे रही है। ठीक है, ग्राम मानचित्र के बारे में, ये एक है भौगोलिक सूचना प्रणाली है। ठीक है, भौगोलिक सूचना प्रणाली है, ये 2019 में लॉन्च किया गया था, इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान ने विकसित किया है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है किसके द्वारा विकसित किया गया, ये किसके, ये सूचना विज्ञान, जो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान के उसके द्वारा विकसित किया गया। ये भू स्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ग्राम पंचायत स्तर पर स्थानिक योजना को मदद करेगा इसमें। ठीक है, अगला क्या है, शुद्धि पत्र, ये क्या है, शुद्धि पत्र अक्टूबर 2023 की मासिक जो संसाधन उसमें यहाँ पर दिया हुआ था, तो चलो इसको देखो। यहाँ पर देखो स्पष्ट किया गया कि चुनाव आयोग द्वारा गंभीर अपराधों दोषियों के लिए ही इस तरह का प्रदम, यहाँ पर देखो ये भी कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं, जो ये इंपॉर्टेंट था मैंने, ये जो मानचित्र वाला था ये इंपॉर्टेंट बन जाता है 2 की जो मैंने बताई। ठीक है, तो देखो यहाँ से जो आपका जो पॉलिटिकल मैगजीन था वो पूरा हो गया, राइट। जो करंट अफेयर्स आपका प्रीलिम्स में आने के लिए वो उतना ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपको, राइट। मेंस के लिए जो आता है वो मेंस का ऑलरेडी मेंस 365 आता है, तो वहाँ पे डिस्कस कर दिया जाएगा वो, राइट। यहाँ पे सिर्फ प्रीलिम्स का मैं बता रहा हूँ, तो जितने प्रीलिम्स के क्वेश्चन थे वो मैं आपको यहाँ पर बताइए क्या क्या बन सकते हैं। ठीक है, तो कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं अपडेट देता रहूँगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे करंट के यहाँ से, तो मैं वहाँ पे आपको शेयर कर दूँगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।